नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं खबर दमदार। और खबर दमदार में सबसे पहले बात करेंगे शहर की सरकार की। और मैं हूं अनुपम। नगर निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेयर पद के प्रत्याशी एडीएम प्रशासन कोर्ट में अपना नामांकन करा सकेंगे। नगर निगम के पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके सभासद पद के प्रत्याशी जोन के अलग अलग कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला 17 अप्रैल तक चलता रहेगा। हालांकि किसी प्रमुख राजनीतिक दल ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। बड़ी पार्टियों ने प्रत्याशी के नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया है और निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अहम बैठक कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने मेयर प्रत्याशी के नाम का ऐलान फिलहाल नहीं किया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में कोई दबाव नहीं चलेगा। मंत्री, सांसद, विधायकों के घर वालों को टिकट नहीं मिलेगा। जिताऊ प्रत्याशियों पर बीजेपी दांव लगाएगी। माना जा रहा है कि बीजेपी की पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम कल तक तय हो जाएंगे, जबकि दूसरी लिस्ट 15 अप्रैल तक फाइनल हो जाएगी। तो आज से नामांकन शुरू हो गया है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें चंदौली, कौशाम्बी, सीतापुर, गोरखपुर और रायबरेली की है। 5 जगहों पर आप देखिए कि नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर पहले चरण में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 11 तारीख से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया 17 अप्रैल तक चलेगी, यानी कि 17 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। सभी मंडलों में सभी जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर्स को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। निर्वाचन में नामांकन प्रक्रिया में किस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल को निभाया जाना है, इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सीधे तौर पर इस बात को आज सभी रिटर्निंग ऑफिसर से कहा है कि जो जुलूस में आने वाले नामांकन प्रत्याशी हैं उन पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जाए। प्रत्याशी अकेले नामांकन करने पहुंचे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन रखा जाए। इसके साथ ही साथ नामांकन की प्रक्रिया में तमाम तरीके की पारदर्शिता को रखा जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाए। तमाम जो दिशा निर्देश हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उनको समय रहते पूरा कराया जाए। निकाय चुनाव को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। दोनों चरणों के चुनाव के लिए 110 कंपनियां पीएससी, 49,152 होमगार्ड, 16,252 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। 91,185 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। 70 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की मांग केंद्र सरकार से की गई है। अवैध शराब, शस्त्र बनाने बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पूर्ण तत्परता के से उपलब्ध संसाधनों, जनशक्ति एवं नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए नगर निकाय निर्वाचन 2023 को भयमुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नगर निगम सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु तो मुख्यालय स्तर पर एक चुनाव सेल का गठन पूर्व में ही कर लिया गया है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में नगर निकाय चुनाव कराए जाने का निर्णय। निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने हेतु अवैध शराब की भट्टियों, अवैध शराब की बिक्री, तस्करी एवं परिवहन तथा अवैध अस्त्रों शस्त्रों के बनाए जाने की फैक्ट्रियां, विस्फोटक पदार्थों के व्यवसाय में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाकर नियमित समीक्षा एवं गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इस हेतु प्रतिदिन की रिपोर्ट शासन को तथा माननीय चुनाव आयोग को प्रेषित की जा रही है। निकाय चुनाव में टिकटों को लेकर मारामारी है। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आएगी। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है और कार्यकर्ता अपनी बात कहने के लिए सब लोग मिलते हैं और बड़ी संख्या है, लेकिन नीचे जिलों की बैठकें शुरू हो गई हैं और हम लोग बहुत जल्दी एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सर क्या लग रहा है, कब तक फाइनल कर लेंगे पहले चरण के लिए? नहीं, नामांकन वाले दिन से पहले
वहीं निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 13 मई एसपी गई। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे, इस बात को उन्होंने कहा है। तैयारी भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के साथ हर बूथ स्तर तक है। चुनौती की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चुनाव को हम चुनौती के रूप में ही लेते हैं। भले सामने विपक्ष कितना भी कमजोर हो, लेकिन हम लोग विपक्ष को कमजोर ना मान करके अपने को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो नारा रहता है कि 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास भाजपा करती है। कुछ का साथ कुछ का विकास उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की राजनीति करने वाले वो विपक्ष वाले करते हैं। सर, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी में जुटी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन निकाय चुनाव में पता चल जाएगी। 13 मई सपा गई। बसपा को कितना चुनौतीपूर्ण लेते हैं? बसपा कुछ सीटों पे लड़ेगी, लेकिन सपा तो सफा रहेगी। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में है और उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर जनता बहुत ही सराहना कर रही है। फील्ड में जब भी हम विजिट पर जाते हैं, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और दिन प्रतिशत बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं परिणाम बहुत ही सुखद बीजेपी के पक्ष में आएगा। हम प्रचंड बहुमत से चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। निकाय चुनाव में विपक्ष एक बार फिर ईवीएम से चुनाव नहीं कराने की मांग करने लगा है। मुरादाबाद के एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मोबाइल हैक हो सकता है, अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम भी हैक हो सकती है। कल मायावती ने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी और अब इसके बाद सवाल उठाए हैं एसपी सांसद ने। जब आपका मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पेंटागन हैक हो सकता है तो ईवीएम में क्या परेशानी हैक होने में? तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, सारे सिस्टम हैक हो सकते हैं। तो ईवीएम से क्यों जिद है ईवीएम से कराया जाए? हमारी डिमांड यही है कि ईवीएम से ना होके चुनाव जो है वो बैलेट से हो, या फिर उसकी दूसरी तरीका ये होता है कि जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो सारी पर्चियां भी हर वीवीपैट की निकाल के गिनी जाएं। अब वो पर्ची पहले वोटर के हाथ में आए, वो देख ले उसका निशान, उसके बाद वो बैलेट बॉक्स में डाल दे उसे। यकीनी तौर पे हमें भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर। ईवीएम को हैक किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात तो है नहीं कि यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। सहारनपुर निकाय चुनाव में बीएसपी ने ऐलान कर दिया है कि खदीजा मसूद बीएसपी से सहारनपुर महापौर की उम्मीदवार होंगी। इमरान मसूद की भाभी हैं खदीजा मसूद, जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है बसपा की ओर से। इमरान मसूद की भाभी को टिकट दिया गया है बीएसपी की तरफ से। निकाय चुनाव में बीएसपी ने यहां पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। खदीजा मसूद बीएसपी से उम्मीदवार बनाई गई हैं। सहारनपुर महापौर की उम्मीदवार घोषित की गई हैं। इमरान मसूद की भाभी हैं खदीजा मसूद, उनको यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। क्षेत्रीय दल का दर्जा छीनने के बाद अब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी नई मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। आरएलडी का चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर भी संकट है। इसी को देखते हुए जयंत चौधरी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर
हैंडपंप के निशान को आरक्षित करने की मांग की है। जयंत चौधरी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और पत्र भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिस पत्र के जरिए ये मांग की गई है कि हैंडपंप का जो निशान है उसे आरक्षित किया जाए। तो वहीं चुनाव आयोग का जो फैसला है उसे लेकर जयंत चौधरी ने कहा है कि ये फैसले का समय ठीक नहीं है, इससे हमारे कार्यकर्ताओं में भ्रम फैलेगा, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, हम इस फैसले को लेकर सलाह अभी कर रहे हैं। और इस फैसले को पढ़ने के बाद देखा है कि इसमें कुछ कमियां हैं, हम आगे कार्रवाई करेंगे और निकाय चुनाव में हमारी तैयारी पूरी है। घोषणा के जिस दिन आज से नामांकन शुरू हुआ है उससे ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग का एक फैसला आता है और उसमें आरएलडी की जो राज्य की स्तर की जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया जाता है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या आगे का प्रोसीजर रहने वाला है? थोड़ा टाइमिंग अजीब है क्योंकि इसका प्रभाव पड़ जाता है। आप नामांकन में कितने आप साथ लेके जाएंगे, जब पर्चा जो कोई फिल करेगा, जब रिकग्नाइज पार्टी है तो उसका प्रोसीजर अलग है, जब डी रिकग्नाइज हो जाते हैं तो हमारे उम्मीदवारों के लिए प्रोसीजर अलग है। लेकिन हमें इतना ही वक्त नहीं मिल पाएगा कि हम अपने उम्मीदवारों को समझा पाएँ, या जो लीगल हम लोग इसमें रिड्रेसल चाह सकते हैं कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे दोबारा हम ईसी को ही अप्रोच करें, वो समय भी नहीं बचा। तो यही फैसला अगर दूसरे समय पे होता उसकी स्वीकार्यता ज़्यादा बनती, विश्वास बनता। तो इसी ग्राउंड पे भी हम कंटेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तय नहीं है, हम अपने लीगल ओपिनियन लेके ही आगे बढ़ेंगे। क्या आगे कोई कानून कार्रवाई या प्रक्रिया को अपनाने का सारे विकल्प हमेशा खुले होते हैं, हर नागरिक को खुले होते हैं। हमारी पार्टी के सामने भी विकल्प हैं। उस ऑर्डर को भी मैंने पढ़ा है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे जो लीगल टीम है वो पॉइंट आउट कर रही है। वाराणसी में बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव को सिगरा होटल से निकालने के मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स नीचे बैठकर तेज प्रताप यादव से माफी मांगता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि माफी मांगने वाला शख्स होटल का मैनेजर है। दरअसल 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि वो जिस होटल में रुके थे, होटल कर्मियों ने उनका सामान कमरे से बाहर कर दिया और बिना सूचना के कमरे से सामान निकालकर रिसेप्शन पर रखवा दिया गया। पीलीभीत में समाज कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। बुजुर्ग जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया गया और 6 साल से वो विभाग के अब चक्कर लगा रही है। मीडिया में खबर आने के बाद अधिकारी फिर से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। विकासखंड पूरनपुर का यह पूरा मामला है। सरकारी रिकॉर्डों में मृत घोषित बुजुर्ग महिला के लिए बैंक से पैसे निकालना मुश्किल हो गया है और उनकी वृद्धावस्था पेंशन भी बंद हो गई है। खुद को जिंदा साबित करने के लिए वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। मौजूदा समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और वो इसकी जांच कर रहे हैं। हमें मत तुम लिख दो, हमारे 6 साल से हमारी पेंशन बंद है और सब जात हमें बनाए दे, हम बजे घूमत, हमारा कोई काम नहीं बना। मामला है मेरे आने से पहले का, काफ़ी पहले का है, 7-8 साल पहले का। तो इसमें मेरे मामले में मेरे संज्ञान में मामला आ गया है। इस पर अभी जांच कराई जा रही है। इस पे जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा पेंशन के संबंध में सारा जांच के पश्चात नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चुनाव से पहले नकली नोटों की खेप बरामद की गई है। 2000, 500 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फैज गैंग का मास्टरमाइंड था। छपरा और दिल्ली से नकली नोट प्रिंट हुए थे। पुलिस के साथ ही एटीएस, आईबी को भी इस जांच में शामिल किया गया है। छपरा से बन के यहाँ भाई 2-3 महीने से ये लोग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। उस समय ये लोग बाहर थे देश के, एक कुवैत में ड्राइवर था और दूसरा सऊदी अरेबिया में ड्राइवर था। और वहाँ पे वहाँ से ये लोग फ़ोन नंबर वगैरह, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ पर इनकी सप्लाई मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। सर ये नोट कहाँ से लाते थे? ये नोट अभी तक 2 जगह से मालूम चले हैं जहाँ से प्रिंट हो रहे हैं। उसमें से एक है छपरा में संगालिया और दूसरा है दिल्ली में भोला।
आज यूपी में शहर शहर आग का तांडव देखने को मिला है। हम आपको आग की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कानपुर देहात के थाना रानिया क्षेत्र के शेरपुर तरौंदा गांव में खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग की वजह से खेत में खड़ी गेहूं की फसल धू-धू कर जलने लगी। 20 बीघे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। वहीं मऊ के घोसी थाना क्षेत्र के अमिलाकोट गांव में गेहूं के फसल में भीषण आग लग गई, जिससे 10 बीघे गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं ग्रेटर नोएडा के झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से आग लगी है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूरजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आग की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको आग की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। आगरा में केमिकल के गोदाम में भीषण आग लगी। थाना रकाबगंज क्षेत्र के सब्जी मंडी का मामला है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दूसरी तस्वीर जो अभी आप देखेंगे, ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आगरा की और दूसरी जौनपुर की। जौनपुर में हाई टेंशन तार गिरने से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। किसानों की 16 बीघे की फसल जलकर राख हो गई। गौरा बादशाहपुर के दुधौड़ा गांव की एक घटना आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पीलीभीत में 2 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई। ट्रक गोला से गन्ना तक शाहबाद जा रहा था, गन्ना लेकर शाहबाद जा रहा था और जैसे ही ड्राइवर ट्रक लेकर बीसलपुर के ईदगाह चौराहे पर पहुंचा, वैसे ही चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। इससे चौराहे पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने ड्राइवर को ट्रक में आग लगने की जानकारी दी और जिसके बाद ड्राइवर सूझबूझ से ट्रक को बरेली रोड पानी के नजदीक लाकर खड़ा कर दिया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर तहसील इलाके में खेत में आग लगने से 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खबर नोएडा से, जहां पर सूरजपुर थाना के देवला गांव में 2 साल की मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी राघवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक परिवार से 2 लाख की फिरौती मांगने की फिराक में ये था। वहीं भेद खुलने के डर से आरोपी ने मासूम की हत्या कर दी। बच्ची क्यों मारा था? उसके बाद इसको लगा बच्ची आवाज कर सकती है, बाहर शोर हो सकता है, तो मंसूबा तो इसका क्लियर था पहला कि हमको ये करना है। अगर बच्ची किसी तरीके से आवाज कर देती वो करता तो इसने उसका गला घोट करके उसको उसी बैग में। पुलिस को शक इसलिए गया कि ये पहले तो वहाँ एक्टिव दिखा, ढूंढने में भी मददगार दिखा। कुछ लोग बताते हैं थाने की तरफ भी आया, यहाँ थाने पर भी पूछा कि साहब उसकी क्या FIR लिखी गई, क्या जानकारी की गई। उसके बाद ये बंद हो गया दिखना। तब ये शक हुआ कि यहाँ का कौन आदमी मिसिंग है। तो ये लगा कि साहब इस फ्लोर पर रहने वाला आदमी मिसिंग है। इस परिवार के साथ इनकी निकटता भी थी। खबर दमदार में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।